सड़क धूप से झिलमिला रही थी। दोपहर की गर्मी हवा को भी भारी बना चुकी थी। लोग अपनी गाड़ियों के शीशे ऊपर चढ़ाए बैठे थे और पुलिस की वर्दियों पर पसीना मोती की तरह चमक रहा था। चौराहे पर भीड़ थी, हर गाड़ी रोकी जा रही थी। चाहे कोई मंत्री हो, व्यापारी हो या किसी अभिनेत्री की कार, आज कोई छूट नहीं। सड़क के एक कोने में पुलिस की नीली जीप खड़ी थी। उसके भीतर एक महिला इंस्पेक्टर बैठी थी। उसकी आंखों में तेज था, होंठों पर अनुशासन की लकीरें, चेहरे पर हल्का पसीना, मगर हाव भाव में कठोरता। उसके लिए यह बस एक ड्यूटी नहीं थी, एक जिम्मेदारी थी। हर शक को पकड़ना, हर झूठ को खोलना। वॉकी टॉकी से आवाज आई, मैडम, एक पुराना पिकअप ट्रक आ रहा है, बहुत तेज रफ्तार में। इंस्पेक्टर ने सिर उठाया। दूर से सड़क पर धूल का गुबार उठता दिखा। एक पिकअप ट्रक, पुराना और धूल से लथपथ। उसकी बॉडी जंग खा चुकी थी, पर इंजन अब भी जिद्दी था। पिछली तरफ बड़े बड़े ढोल बंधे थे, चमड़े पर मिट्टी की परत जमी हुई। ट्रक ने सायरन की आवाज सुनकर रफ्तार कम की, पर रुका नहीं। सिपाही ने की बढ़कर डंडा उठाया, ओए साइड में ले। ड्राइवर ने ट्रक रोक दिया। दरवाजा खुला और वह आदमी नीचे उतरा। वह लंबा था, चौड़े कंधे, शरीर से मजबूत, पर चाल में शांति थी। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी और बिखरी मूंछें थीं, जिन्होंने उसका आधा चेहरा ढक लिया था। आंखें गहरी थीं, ठंडी, पर भीतर कुछ कहती हुई। कपड़े मैले थे, पैरों में घिसी हुई चप्पलें, पर उस चाल में कुछ अजीब सी ठहराव था, जैसे हर कदम सोचकर रखा गया हो। सिपाही ने पास जाकर पूछा, कहाँ जा रहे हो? वह धीमी आवाज में बोला, सामान स्कूल में देना है, ढोल हैं, बच्चों का कार्यक्रम है। कागजात दिखाओ। उसने पुराने कागज बढ़ा दिए। सिपाही ने रेडियो पर कहा, मैडम, ट्रक स्कूल का बता रहा है, लेकिन नंबर मैच नहीं कर रहा। इंस्पेक्टर ने ट्रक की ओर देखा। एक पल के लिए बस उसकी आंखों में झांका। उनमें कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी स्थिरता। उन्होंने कहा, ढोल खोलो, चेक करो। सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने मशीन ढोलों पर लगाई, पहले एक फिर दूसरा। तीसरे पर मशीन की लाइट लाल हो गई। बीप की आवाज लगातार गूंजने लगी। मैडम, इसमें कुछ गड़बड़ है, एक जवान चिल्लाया। इंस्पेक्टर खुद ट्रक के पास आई, दस्ताने पहने, और बोली, एक खोलो। चाकू से ढोल का चमड़ा काटा गया। अंदर से बोरी दिखी। बोरी खुली और सफेद। पाउडर की चमक ने सबको चौंका दिया। एक नहीं, हर ढोल में वही सामान, चरस, अफीम, जहर। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। ट्रक सील करो, ड्राइवर को पकड़ो। वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस हल्के से सिर झुका लिया, जैसे सब पहले से जानता हो। सिपाही ने हथकड़ी लगाई। वह बिना किसी प्रतिरोध के थाने ले जाया गया। थाने में रात उतर आई थी। लाइटें झिलमिला रही थीं, दीवारों पर छायाएं हिल रही थीं। इंस्पेक्टर मेज पर बैठी थी, सामने वही ड्राइवर। वह शांत था, सिर झुकाए बैठा। नाम? चुप्पी। किसके लिए काम करता है? फिर चुप्पी। बोलोगे नहीं? वह सिर्फ उनकी तरफ देखता रहा, बिना किसी डर, बिना किसी सफाई के। इंस्पेक्टर ने मेज पर फाइल पटकी। कल बड़ी जेल भेजा जाएगा, वहां ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाओगे। वह अब भी शांत था। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे किसी पुराने दर्द की राख अब भी सुलग रही हो। रात गहरी हो चुकी थी। थाने के बाहर सन्नाटा था। तभी एक सिपाही कमरे में आया। मैडम, बड़ी जेल से संदेशा आया है, वो बंदा आपसे मिलना चाहता है। इंस्पेक्टर ने सिर उठाया। कौन? वही ट्रक वाला, कह रहा है 2 मिनट बात करनी है। वह कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, कौन है वो जो मुझसे मिलने की इतनी हिम्मत रखता है? चलो देखते हैं। थाने की जीप जेल की ओर चली। सन्नाटा, ठंडी हवा और सड़क पर बिखरी लाइटें। इंस्पेक्टर खिड़की से बाहर देख रही थी। उनके चेहरे पर कठोरता तो थी, पर भीतर कोई अनजाना बोझ। जेल पहुंची। लोहे का दरवाजा खुला, दीवारों से नमी की गंध, तंग गलियारा और भीतर अंधेरे में कुछ चेहरे। गार्ड बोला, मैडम, वो इंतजार में है। वह कमरे में पहुंची। एक मेज, एक कुर्सी और कोने में बैठा वही आदमी, सिर झुका हुआ, हाथ मेज पर टिके। वह धीरे धीरे उठा, उनकी ओर देखा। नजरों की टकराहट ने हवा को भारी कर दिया। इंस्पेक्टर ने ठंडे स्वर में कहा, कहना क्या है? वह कुछ नहीं बोला, बस उनकी आंखों में देखने लगा। उस नजर में कोई पहचान नहीं थी, पर फिर भी कुछ ऐसा था जिससे दिल की धड़कन एक पल को रुक जाए। बाहर से आवाज आई, मैडम, समय पूरा हो गया। वह ठिठक गईं। उनकी उंगलियां मेज पर पड़ी फाइल को छूकर रुक गईं। उन्होंने उस आदमी को आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर शब्द गले में अटक गए हों। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुड़ी और बाहर चली गईं। दरवाजा बंद हुआ। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटने लगा। जेल की दीवारें धुंध में घुलने लगीं। आवाजें फीकी पड़ने लगीं।
और तभी एक नया दृश्य उभरने लगा। धूप से भरी दोपहर, ईंट भट्ठे पर उठता धुआं, मिट्टी से सने लोग, और उन सब के बीच एक जवान आदमी अपने हाथों से ईंटों का सांचा भर रहा था। उसके चेहरे पर मेहनत की चमक थी। वहीं से गुजरी एक लड़की, नीले सूट सलवार में, सिर पर दुपट्टा, आंखों में सादगी और हल्की सी हंसी। उसके कदमों से मिट्टी उड़ती, और जब उसकी नजर उस युवक से मिली, दुनिया जैसे कुछ पल को रुक गई। वह पहली मुलाकात थी जो किसी को याद नहीं, पर जिसे कोई भूल भी नहीं सका। धूप तपी हुई थी और हवा में ईंटों की धूल तैर रही थी। भट्ठे की आग धधक रही थी और उसके चारों ओर पसीने से लथपथ मजदूर मिट्टी गूंथ रहे थे। भट्ठे के किनारे एक लंबा सा युवक, गोरा सा पर धूप से टपकर सांवला हुआ, अपने हाथों में गीली मिट्टी उठाकर सांचे में भर रहा था। उसके कपड़े सादे, फटे हुए, लेकिन जिस तन्मयता से वह हर ईंट को बनाता, वह किसी कलाकार की तरह था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें मोती सी चमकती और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान, जैसे वह हर कड़ी मेहनत में एक सुकून ढूंढ लेता हो। भट्ठे के दूसरी तरफ से पानी का मटका सिर पर रखे एक लड़की आती दिखी। नीले रंग का सूट, हल्का आसमानी दुपट्टा, आंखों में गहराई और चेहरे पर धूल के बीच चमकती मासूमियत। वह धीरे धीरे चल रही थी, कदमों के साथ हवा में दुपट्टा लहरा रहा था। सूरज की किरणें उस पर पड़ती तो मिट्टी की सादगी के बीच एक अजीब सी रोशनी खिल उठती। लड़की पास आई, मटका उतारा और एक कोने में रख दिया। उसकी नजर उस युवक पर पड़ी जो काम में इतना डूबा था कि उसने चारों ओर की दुनिया जैसे भुला दी थी। लड़की कुछ पल खड़ी रही, फिर बोली, इतनी गर्मी में भी तुम ऐसे काम करते रहते हो? उसने सिर उठाया, पहली बार उसकी आंखों में देखा। उस नजर में कोई जवाब नहीं था, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। ईंट बनती है तो घर बनता है, उसने कहा, और घर बनता है तो लोग बसते हैं। थकान क्या करेगी? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा दी। तुम्हारी बातें भी ईंटों जैसी हैं, सीधी मगर सच्ची। वह मुस्कुराया, पहली बार जैसे किसी ने उसकी मेहनत को देखा हो। नाम क्या है तुम्हारा? उसने पूछा। ममता, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। अच्छा नाम है, उसने बुदबुदाया। ममता हो तो दुनिया रहम से भर जाती है। वह बस मुस्कुरा कर रह गई। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। हर सुबह वही सूरज, वही भट्ठा, वही मिट्टी, और अब उन दोनों की नजरें हर रोज कहीं ना कहीं टकराने लगीं। कभी वह ममता को पानी देते हुए देख लेता, कभी वह उसे मिट्टी गूंथते हुए। कभी दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं होता, मगर खामोशी में बातें बहती रहती। एक दिन ममता की साड़ी का कोना ईंटों के सांचे में फंस गया। वह खींचने लगी, पर मिट्टी की वजह से कपड़ा फट गया। वह झुंझलाकर बोली, अरे ये भी आज ही होना था। वह दौड़ा आया, बोला, रुको, मैं ठीक कर देता हूं। उसने झुककर सांचे से कपड़ा अलग किया, फिर कहा, ये अब छोड़ो इसे, तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। ममता बोली, गंदे तो वैसे भी हो जाते हैं। मिट्टी में जो काम करते हैं वो शर्माते नहीं। उसने पहली बार उसे गौर से देखा। धूप में चमकता माथा, माथे पर पसीने की बूंदें, पर उनमें भी एक गर्व था। उसके मन में कुछ हलचल हुई, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। शाम को भट्टे के पास वही युवक अकेला बैठा था। ममता पानी लेकर आई। आज काम जल्दी खत्म? हाँ, उसने कहा। मालिक ने कहा है कल बड़ी भट्ठी जलानी है, तो कल ज्यादा मेहनत होगी? हाँ, उसने हल्की मुस्कान से कहा। पर जब कोई पास हो जो थकान मिटा दे तो मेहनत डरती नहीं। ममता की नजरें झुक गईं। तुम बहुत बोलते हो, जब कोई सुनने वाला हो तब बोलना अच्छा लगता है। दोनों के बीच एक खामोश रिश्ता बनने लगा था, मिट्टी की तरह, सादा मगर मजबूत। भट्ठे पर अब सब उन्हें चुपके चुपके देख मुस्कुराते। देखो, सागर फिर ममता की तरफ देख रहा है। हाँ, अब उसका नाम सब जानते थे, सागर अग्रवाल। गरीब था, लेकिन उसके हाथों में ईमानदारी की ताकत थी। समय बीतने लगा, दोनों का साथ आदत बन गया। ममता उसके लिए पानी लाती, खाना रख जाती, और सागर उसके लिए अपने काम के बाद भी देर तक भट्टे के पास रुकता। शाम को दोनों खेतों के रास्ते घर लौटते। हवा में गन्ने की खुशबू, पंछियों की आवाजें, और उनके बीच सिर्फ खामोशियां। एक शाम सागर ने धीरे से कहा, ममता, कभी सोचा है अगर हमारी जिंदगी में ये भट्टा ना हो तो? ममता ने पूछा, मतलब अगर हम कहीं और जाएं, कुछ नया शुरू करें, जैसे अपना छोटा सा घर, जहां ये मिट्टी सिर्फ ईंटों में नहीं, हमारे सपनों में भी हो। ममता ने उसकी तरफ देखा। तुम सपने बहुत देखते हो। हाँ, उसने कहा, क्योंकि मेहनत के बिना सपना टूटता नहीं, बनता है। वह मुस्कुरा दी, और उस दिन पहली बार दोनों के बीच कुछ अनकहा तय हो गया। कई महीनों बाद उसी भट्ठे पर
एक छोटे से झोपड़े में सागर और ममता ने 7 फेरे लिए। कोई बैंड नहीं, कोई मेहमान नहीं, बस 7 काम करने वाले मजदूर, कुछ दिए और गीली मिट्टी की खुशबू। ममता की आंखों में चमक थी और सागर की आंखों में वादा। शादी के बाद जिंदगी कुछ वक्त तक आसान लगी। ममता ने एक बच्चे को जन्म दिया, दोनों काम करते, हंसते, अपने छोटे से घर को सजाते। ममता ने ईंट गूंथना छोड़ दिया और पास के बच्चों को पढ़ाने लगी। सागर भट्ठे पर ही रहा। लेकिन वक्त हर किसी को एक सा साथ नहीं देता। भट्ठे का मालिक बदल गया, मजदूरी घटा दी गई और सागर की जगह नए मजदूर रखे जाने लगे। कर्ज बढ़ा और धीरे धीरे उनके घर की खुशियां कम होने लगी। ममता अब भी हिम्मत नहीं हारी। हम कुछ करेंगे, वह कहती। तुम्हारे हाथों में हुनर है, कोई काम छोटा नहीं। सागर कहता, तुम्हारी बातें मुझे जिंदा रखती हैं। एक दिन सागर को पता चला कि शहर में पुलिस विभाग में नई भर्ती निकली है, महिलाओं के लिए। उसने ममता से कहा, तुम ट्राई करो। ममता चौंक गई। मैं तो बस एक मजदूर की औरत हूं। तुम में आग है ममता, तुम इंसाफ की बात करती हो, तुम्हें वर्दी चाहिए। ममता ने पहले हंसी में टाल दिया, पर सागर ने उसका फॉर्म भरवाया। वह रोज शाम को अभ्यास करने लगी। धूल भरे रास्ते पर दौड़ती, थक जाती। सागर बच्चों को भी संभालता और उसके लिए पानी लेकर आता। वक्त गुजरा और एक दिन खबर आई, ममता का नाम चयन सूची में है। वह रो पड़ी। सागर ने कहा, अब तुम मेरे लिए नहीं, दुनिया के लिए लड़ोगी। कुछ महीनों बाद जब ममता वर्दी पहनकर लौटी, सागर ने उसे देखकर कहा, अब तो तुम ममता नहीं, इंस्पेक्टर ममता अग्रवाल बन गई हो। दोनों हंसे, लेकिन उस हंसी के पीछे एक डर था, फर्ज और रिश्ते के बीच की दीवार धीरे धीरे उठने लगी थी। ममता अब ड्यूटी में व्यस्त रहने लगी। उसका आत्मविश्वास, उसका आदेश देना, सब कुछ बदल गया। सागर अपने बच्चों को लेकर अब भी भट्ठे पर था, मगर अब वह खुद को पीछे महसूस करने लगा। कभी कभी रात में दोनों में झगड़े होते। सागर कहता, अब तुम्हारे पास सिर्फ वर्दी है, मैं नहीं। ममता कहती, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी इंस्पेक्टर है। और जवाब देता, मुझे ममता चाहिए, इंस्पेक्टर नहीं। धीरे धीरे दूरी बढ़ी। ममता अपनी जिम्मेदारियों में डूब गई, सागर अपने संघर्ष में। एक दिन सागर ने देखा, ममता शहर में क्वार्टर लेकर रह रही है। सागर अपने बच्चों को लेकर ममता से मिलने गया, पर उसे बताया गया कि वह किसी केस में बाहर गई है। दिन बीते, महीनों बीते है। फिर एक सुबह अदालत में तलाक का नोटिस आया। सागर ने उसे पढ़ा, पर कुछ नहीं कहा। बस भट्ठे की आग के पास बैठ गया, जहां कभी उसने अपना घर बसाने का सपना देखा था। अब बस राख बची थी। समय आगे बढ़ता रहा। सालों बाद सागर अब वही पुराना सागर नहीं था। जिंदगी ने उसे झुलसा दिया था और ममता अब इंस्पेक्टर ममता अग्रवाल थी, सिस्टम का हिस्सा, एक मिसाल। मगर किस्मत के पास एक अधूरी कहानी बाकी थी, जो अब जेल की दीवारों में फिर से अपना रास्ता ढूंढने वाली थी। भट्ठे के धुएं से निकलते निकलते समय जैसे थम गया। मिट्टी की उस गंध से धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होने लगा और अब वही धुंध जेल की ठंडी दीवारों पर उतर आई थी। हवा में लोहे और नमी की मिलीजुली गंध थी। गलियारे में टिमटिमाती ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। रात के सन्नाटे में सिर्फ जंजीरों की झंकार थी और घड़ी की टिक टिक। जेल के भीतर उस कमरे में वही आदमी बैठा था, वही जिसकी दाढ़ी अब और बढ़ चुकी थी। आंखों के नीचे काले घेरे गहरे हो गए थे, लेकिन चेहरा अभी भी वैसा ही मजबूत, जिद्दी और कहीं ना कहीं इंसानियत की झलक लिए हुए। हाथों में हथकड़ी थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अब सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। गार्ड ने आकर कहा, कल सुबह फांसी है, अगर कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। वह चुप रहा। कुछ पल बाद धीमे स्वर में बोला, बस एक बार उस इंस्पेक्टर को देखना चाहता हूं जिसने मुझे गिरफ्तार किया था। गार्ड ने भौहें सिकोड़ ली। क्यों? बस यूं ही, उसने कहा और फिर सिर झुका लिया। सुबह का सूरज अभी उगा भी नहीं था कि फोन थाने में बजा। मैडम, सिपाही ने कहा, बड़ी जेल से संदेश आया है। वो कैदी आपसे मिलना चाहता है। इंस्पेक्टर ममता अपने डेस्क पर बैठी थी, फाइलों के बीच झुकी हुई, लेकिन चेहरा थका हुआ, जैसे रात भर नींद उसके कमरे में आई ही ना हो। उसने सिर उठाया। कौन कैदी? वही जिसको आपने पकड़वाया था, ढोल वाला। ममता की भौहें तन गईं। वो क्या कहता है? कह रहा है बस एक बार आपसे मिलना चाहता है। कौन होता है वो जो मुझसे मिलने की इतनी हिम्मत रखता है? उसने सख्ती से कहा। तुरंत गाड़ी निकालो, देखते हैं वो कौन है जो मुझसे बात करना चाहता है। जीप जेल के गेट तक पहुंची। हवा में ठंडक थी, लेकिन ममता के भीतर अजीब बेचैनी थी। वह गेट पार करती हुई अंदर गई। गार्ड ने झुककर कहा, मैडम,
वो आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा, ले चलो। लोहे का दरवाजा खुला। कमरे में वही आदमी था, झुका हुआ, थका हुआ, मगर उसकी आंखें जब ममता पर पड़ी तो वो हल्के से चमक उठी। ममता ने कुर्सी खींची और सामने बैठ गई। तो अब क्या कहना है तुम्हें? वह बस देखता रहा। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जो ममता को बेचैन कर गया। एक पल को उसे लगा जैसे ये निगाहें कहीं देखी हुई हैं, कहीं बहुत करीब से। ममता ने खुद को संभाला। देखो, कल तुम्हारी फांसी है। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। तुमने जो किया उसका अंजाम यही है। तुम्हारे जैसे लोग समाज को जहर देते हैं। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। वह अब भी कुछ नहीं बोला। बस उसकी आंखों में एक स्थिरता थी जो किसी अपराधी की नहीं थी। ममता को लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता है मगर कह नहीं पा रहा। वह उठने लगी। तभी दरवाजे के बाहर से गार्ड ने कहा, मैडम, मिलने का वक्त खत्म हुआ। ममता ने मुड़कर उस आदमी की ओर देखा। उनकी नजरें कुछ पल के लिए टकराईं और उसी पल जैसे कोई बिजली उसके भीतर दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसने ये आंखें पहले कहीं देखी हैं। वही गहराई, वही सन्नाटा, वही विनम्रता, जैसे किसी ने बहुत साल पहले उसी तरह उसकी तरफ देखा था, मिट्टी के बीच भट्ठे की आग के पास। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई, पर उसके कदम भारी थे। कार में बैठते ही उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। माथे पर पसीना, आंखों में उलझन। रात को जब वह अपने ऑफिस में अकेली थी, उसने पुरानी फाइलें खोलनी शुरू की। ढोल ट्रक केस, फाइल पर लिखा था। उसने दस्तावेज पलटे, साक्ष्य पढ़े, सब ठीक था। लेकिन फोटो पर उसकी नजर रुक गई। एक झटके से कुर्सी से उठ खड़ी हुई। फोटो में वही आदमी था, साफ दाढ़ी मूंछों के बिना, मुस्कुराता हुआ, और उसके साथ किसी छोटे बच्चे की तस्वीर थी। नीचे नाम लिखा था, सागर अग्रवाल। सागर। उसके होठों से शब्द फिसल गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। वो कुर्सी पर बैठ गई, आंखें भीगने लगीं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? स्मृतियां वापस लौटने लगीं। भट्ठे की मिट्टी, नीला सूट, मुस्कुराहट, शादी की रात, सागर का वादा। तुम्हें वर्दी चाहिए ममता, तुम्हारे लिए मैं हमेशा रहूंगा। सब कुछ जैसे एक साथ उसके सामने आ गया। उसका सीना भारी हो गया, सांसें तेज। सागर, तुमने ये सब क्यों किया? सुबह तक वह फाइलें, रिकॉर्ड, सब कुछ खंगालती रही। किसी रिपोर्ट में लिखा था, ढोल सप्लाई, नीति हुआ, नेटवर्क, संदिग्ध, गिरोह द्वारा बेरोजगार मजदूरों का उपयोग, कई लोगों को झूठे काम के बहाने इस धंधे में धकेला गया। वह समझ गई, सागर ने यह सब जानबूझकर नहीं किया। किसी ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया था। उसने जेल का फोन उठाया, मैं कल सुबह जेल आ रही हूं, फांसी रोकनी है। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, मैडम, आदेश ऊपर से हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर कानून में इंसाफ बचा है तो सब कुछ हो सकता है, उसने कहा, और वो इंसाफ मैं दिलाऊंगी। वह भागी भागी अपनी कार में बैठी। आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, सागर की, उसके बेटे की। वह जानती थी कि सागर का बेटा बीमार था। फाइल में डॉक्टर की रिपोर्ट थी, लाइलाज बीमारी, इलाज में भारी खर्च की जरूरत। ममता की सांस रुक गई। तो वो सब पैसे, इसलिए आंसू उसके गालों से बह निकले। मैंने अपने ही पति को मुजरिम बना दिया। वह अब नहीं रुकी, सीधा निकल पड़ी उस गिरोह के ठिकाने की ओर जिसके नाम फाइल में थे। पुराना गोदाम, जंग लगे दरवाजे, कुछ आदमी ढोल और ट्रक में माल भर रहे थे। ममता ने गाड़ी रोक दी, गन निकाली और चिल्लाई, पुलिस! हथियार डाल दो। गोलियां चलने लगीं। धूल और आवाज के बीच ममता अकेली डटी रही। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक जिद थी, अपने सागर को बचाने की। एक एक कर सब गिरोह के लोग पकड़े गए। उनमें से एक आदमी चीख कर बोला, हमने उसे फंसाया था, वो तो बस अपने बच्चे के लिए काम कर रहा था। ममता ने उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया। तुम लोगों ने एक बाप से उसका बेटा छीन लिया, अब कानून तुमसे सब कुछ लेगा। वह रात भर सबूत इकट्ठे करती रही। सुबह होते ही कोर्ट में फाइल पहुंची, और जब फांसी से पहले जेल में सागर को आखिरी बार नहाने का पानी दिया जा रहा था, वहां दौड़ती हुई ममता आई। रुको! उसकी आवाज गलियारों में गूंजी। सब ठिठक गए। ये आदमी मुजरिम नहीं है, इसे फंसाया गया है। सबूत मेरे पास हैं। अधिकारियों ने दस्तावेज देखे और फांसी रोक दी गई। सागर ने जब ममता को देखा, उसकी आंखें भर आईं। ममता, उसने धीरे से कहा। वह उसके पास आई, उसकी हथकड़ी को छुआ और फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो सागर, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। मैंने वो किया जो किसी पत्नी को नहीं करना चाहिए था। सागर ने सिर झुकाया, उसकी हथकड़ी खुली। तुम्हें माफ करने की जरूरत नहीं ममता, उसने कहा। तुमने जो किया वो तुम्हारे फर्ज ने कराया। ममता ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया।
अब सिर्फ फर्ज नहीं, अब प्यार भी साथ चलेगा। कुछ महीने बाद कोर्ट ने सागर को निर्दोष घोषित कर दिया। गिरोह के सभी लोग जेल की सलाखों के पीछे थे। ममता ने उस दिन वर्दी पहनते हुए आईने में देखा। अब वह सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं थी, वो एक औरत थी जिसने इंसाफ के साथ साथ अपना खोया हुआ प्यार भी पा लिया था। सागर उसके पास आया, बोला, अब कहाँ चलना है? वह मुस्कुराई। वहीं जहां से सब शुरू हुआ था। दोनों फिर लौटे उसी भट्ठे पर। अब वहां धूल नहीं, हरियाली थी। सूरज की किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थीं। सागर ने मिट्टी उठाई, उसकी हथेली पर रखी और कहा, याद है तुमने कहा था मिट्टी से शर्म नहीं करनी चाहिए? ममता हंसी। अब नहीं, क्योंकि अब यही मिट्टी हमारी कहानी है। दोनों की आंखें नम थीं, पर उनमें सुकून था। पीछे से हवा चली और मिट्टी के साथ उड़ गया उनका सारा दर्द। उस दिन सागर अग्रवाल इतना खुश था कि वह ममता अग्रवाल को पुलिस की वर्दी में ही अपनी गोद में लेकर नाचने लगा और ममता अग्रवाल हंस रही थी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि आज उसे दुनिया का स्वर्ग मिल गया हो। उसे ऐसा लगा जैसे वह आसमान में बादलों के बीच हो, जहां उसका पति उसे उठाकर नचा रहा हो। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसे केवल एक मनोरंजनात्मक रचना के रूप में देखा जाए। इस कहानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था या कानून को आहत करना नहीं है। यदि किसी नाम या स्थान की समानता वास्तविकता से मिलती जुलती प्रतीत होती है, तो यह मात्र संयोग माना जाए। हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन है, न कि किसी पर आरोप या टिप्पणी करना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरी ऑफ प्रयागराज को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।